आइए शुरू करते हैं आज हमारी CDP की क्लास। आज हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत। इसमें क्या बताया था, इसमें बताया गया है कि इसमें 5 लेवल होते हैं। कितने लेवल? 5 लेवल होते हैं। और बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा पर्यावरण के साथ, जो हमारा पर्यावरण होता है ना, बच्चा पर्यावरण के साथ एक्टिविटी करके उनके साथ क्रियाएं करता है, घुलता मिलता है, और तब विकास होता है, तब बच्चा सीखता है। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। इस सिद्धांत को ब्रोन फैन बर्नर ने दिया था, याद रखना, ब्रोन फैन बर्नर ने दिया था। इसमें 5 लेवल होते हैं। कितने? 5 लेवल होते हैं। और इन्होंने बताया कि सिद्धांत के अनुसार आसपास के वातावरण का बच्चे के साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। इंटरेक्शन मतलब घुलना मिलना, ताकि उसका विकास हो सके। उसने इसके विकास के लिए 4 बातें बताई थी, 4 चीज़ें दी थी। क्या कौन सी? माइक्रो सिस्टम, मैसो सिस्टम, एक्सो, माइक्रो और क्रोनो सिस्टम। इनको सब डिटेल में पढ़ते हैं कि होता क्या क्या है। ये आपको समझ में आएगा कि किस पर आधारित है, पारिस्थितिक तंत्र पर। क्यों? जो वातावरण होता है उसके साथ बच्चे का इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, यानी उसके साथ घुलना मिलना बहुत जरूरी होता है, ताकि बच्चे का विकास हो सके। कितने लेवल थे? 5 लेवल थे। किसने दिया था? ब्रोन फैन बर्नर ने दिया था। तो देखिए कौन कौन से थे। पहला आपका आता है माइक्रो सिस्टम। क्या आता है? माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है जहाँ बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, यानी बच्चा खुद ही करता है सारी क्रियाएं। जब बच्चा खुद ही सारी क्रियाएं करता है वो क्या कहलाता है? माइक्रो सिस्टम। बच्चा कहाँ कहाँ सारी क्रिया करता है? कोई स्कूल हो गया, उसके परिवार हो गया, घर हो गया, पड़ोस हो गया, इन सभी पे। तो देखो माइक्रो सिस्टम होता क्या है? ऐसा स्थान जहाँ बच्चा डायरेक्ट क्रियाएं करता है, खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। कहाँ कहाँ होगा भाई? पेरेंट्स, सिबलिंग, नेबर्स, फ्रेंड और टीचर, इन सब के साथ। और एक क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट ऐसे ही, क्या कि वो दे देता है कि कौन सा एक माइक्रो सिस्टम का पार्ट है या नहीं है। और ये इंग्लिश में याद रखना है आपको, हिंदी में याद नहीं होते, बहुत उठ पटांग नाम है इनके। तो माइक्रो सिस्टम क्या होता है? जहाँ बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है डायरेक्ट। भाई पेरेंट्स, माता पिता के साथ खुद खुद घुलता मिलता है, सिबलिंग भाई बहन के साथ, पड़ोसियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ और टीचर के साथ उनका डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। हम कह सकते हैं कि पहला सिस्टम जिसमें बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व हो क्या कहलाता है? माइक्रो सिस्टम कहलाता है। इसमें आपका घर, स्कूल, पड़ोसी ये सभी आते हैं। तो आपको माइक्रो सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जिसमें बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, घर, पड़ोस और स्कूल में। दूसरा आता है मैसो सिस्टम। देखिए क्या होता है मैसो सिस्टम। मैसो सिस्टम में क्या होता है? बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। क्या? डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। बच्चे के दो माइक्रो सिस्टम, क्या कहा? 2 माइक्रो सिस्टम आपस में जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। 2 माइक्रो सिस्टम कैसे? अभी हमने देखा था कि बच्चे का घर होता है और पड़ोस होता है। अब ये दोनों आपस में किस तरह जुड़े रहेंगे? भाई मान लो जो उसकी मम्मी है उसके पड़ोसी आपस में बात करें किसके लिए? बच्चे के लिए, ताकि बच्चे को विकास हो कि इसका बच्चा तो ऐसा है, इसका ऐसा है, इसमें कमी है, इनको दूर किया जाना चाहिए, ऐसी। या फिर क्या सबसे अच्छा एग्जाम्पल है? PTM मीटिंग। कौन सी? पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जो स्कूल में होती है। इसमें क्या होता है? बच्चे के 2 माइक्रो सिस्टम, समझ रहे हैं ना? जैसे स्कूल था और उसके माता पिता थे, तो दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं कि बच्चे में क्या कमी है, उनको दूर किया जाए, बच्चे के बारे में बात करते हैं। तो क्या कहते हैं इसमें? जब 2 माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे PTM मीटिंग में टीचर और पेरेंट्स दोनों होते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किसके लिए? बच्चे के विकास के लिए। उसे क्या कहते हैं? मैसो सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है? बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व न होकर उसके 2 माइक्रो सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं और बच्चे के विकास की बातें करते हैं। जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो गया, पड़ोस और घर हो जाते हैं। तो पता लग गया ना क्या होता है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो पढ़ लिया हमने, हमने मैसो पढ़ लिया, मैसो में 2 माइक्रो कनेक्टेड रहेंगे। अब तीसरा पढ़ते हैं हम आपका एक्सो सिस्टम। क्या? एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में क्या होता है? अब बच्चों को ना कुछ चीज़ें प्रभावित करेगी। वो डायरेक्ट इन्वॉल्व तो नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से बच्चों को चीज़ें प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती हैं? तो देखिए कि वे सामाजिक परिस्थितियां जहां बच्चा डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी डायरेक्ट नहीं जुड़ा रहता, लेकिन इन्वॉल्व नहीं करता डायरेक्ट, लेकिन बच्चे के जीवन पर उनका प्रभाव पड़ता है, इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव पड़ता है। कैसे? भाई मान लो उसके कोरोना, बच्चे के पिताजी की नौकरी हट गई तो बच्चे प्रभाव पड़ेगा, उसकी पढ़ाई प्रभावित होगी। या फिर क्या कह दिया, उसके पिताजी कहीं ट्रांसफर हो गया किसी और जगह पे, तो वहाँ गया तो वहाँ नहीं स्कूल में एडमिशन लेना पड़े तो इससे फर्क पड़ेगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि कौन सा बच्चे के माइक्रो सिस्टम से नहीं जुड़ा है, कौन सा बच्चे के एक्सो सिस्टम से नहीं जुड़ा है। ऐसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एक्सो में क्या होता है? बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन उसको बच्चे पर इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है उसके जीवन पर, जैसे उसके माता पिता की नौकरी छूट गई थी या उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया था, इस तरीके से। अगला क्या आपको? मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम क्या है? ये किससे संबंधित होता है? ये आपको होता है समाज और संस्कृति से। जो आपका समाज है ना, और क्या है? संस्कृति, उनसे संबंधित होता है। देखिए इसमें क्या होता है? इसमें ये इस पे फोकस करता है कि समाज और संस्कृति कैसे बच्चों को प्रभावित करते हैं। ये बोलता है मैक्रो सिस्टम। समाज और संस्कृति कैसे? उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है? तो देखिए सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति क्या होती है। जैसे बच्चे की आर्थिक स्थिति, उसकी उसकी अगर उसकी आर्थिक स्थिति बेकार है तो उसे प्रभावित करेगी। उसकी रीति रिवाज, परंपराएं, उसकी भौगोलिक स्थिति, यानी कहाँ पर वो रहता है। हम कह सकते हैं जिस प्रकार एक गरीब के जीवन का और अमीर के जीवन का अनुभव अलग अलग होता है। तो ये क्या है? समाज और संस्कृति। ये किस में आते हैं? माइक्रो सिस्टम में आते हैं, बच्चों को प्रभावित करते हैं।
और लास्ट का पारा है हमारा, क्या लास्ट का, क्रोनो सिस्टम। क्या होता है, क्रोनो सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो पूरे जीवन में उसने घटनाएं देखी है उन सबका बच्चे के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट में कितनी भी तरह की घटनाएं होती हो, जो भी चेंज होते हैं पूरी लाइफ के दौरान, वो सारी घटनाएं क्या कहलाती है, क्रोनो सिस्टम में आती है। क्रोनो सिस्टम कहलाती है, यानी पूरी लाइफ के दौरान जो बच्चे के जीवन में चेंज आए ना, जो घटनाएं घटी, वो सारी किस में आती है, क्रोनो सिस्टम में आती है। कैसे कैसे चेंज देखिए, मानो इंक्लूडिंग सोशियो हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी कि बच्चा क्या सोशो हिस्टोरिकल, इसका मतलब है कि बच्चा कहीं और रहने लग गया बाहर, कैसे किसी दूसरे देश में जाकर बस जाना, अपना स्कूल बदल लेना, या जेल जाना। तो अगर बच्चा मान लो जेल चले गया तो पूरी लाइफ प्रभावित हो जाएगी बच्चे की। बच्चे का स्कूल बदल गया तो पूरी लाइफ प्रभावित हो जाएगी। बच्चा अपने देश से विदेश में जाकर रहने लगा तो पूरी लाइफ पे फर्क पड़ेगा उसकी। तो कौन सा सिस्टम होता है, क्रोनो सिस्टम। ये हम क्या कह सकते हैं कि बच्चे के माता पिता हैं, उन दोनों ने क्या तलाक ले लिया तो बच्चे का पूरा जीवन प्रभावित हो गया। तो हमने क्या कहा, जब पूरी लाइफ में फर्क पड़ता है, पूरी लाइफ में चेंज आता है कुछ ना कुछ, वो क्या कहलाता है, क्रोनो सिस्टम कहलाता है। देखिए क्या होता है इसमें, मेजर लाइफ ट्रांजिशन, माता पिता में से किसी की डेथ हो जाना या दोनों का तलाक हो जाना, तो बच्चे का पूरा जीवन प्रभावित होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो बच्चे की पूरी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है इनका, इन सभी से बच्चे की पूरी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, पूरी लाइफ पे फर्क पड़ता है। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है, तो क्या पूछा जाएगा कि कौन निम्न में से कौन सा माइक्रो सिस्टम का एक भाग नहीं है। तो उसमें ऑप्शन होगा समाज और संस्कृति। कैसे, समाज और संस्कृति, विद्यालय, स्कूल, ऐसे। तो कौन सा है जो माइक्रो सिस्टम का नहीं होता, माइक्रो सिस्टम पहले वाला था जिसमें बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, सिबलिंग के साथ, पड़ोसी के साथ, अपने स्कूल के साथ, टीचर के साथ। तो समाज और संस्कृति ऐसा है जो माइक्रो सिस्टम में नहीं आते, मैक्रो में आता है। ठीक है, तो दोबारा बता देते क्या क्या होते हैं इनमें। तो देखिए, ब्रोन फैन ब्रनर ने दिया था ये सिद्धांत, पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत। इसने 5 लेवल होते हैं। इसने कहा था कि इंटरेक्शन किसके वातावरण के साथ बहुत जरूरी होता है, तो बच्चे विकास हो सकता है। इसने 5 लेवल बताया अलग अलग। पहला होता है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम क्या होता है, बच्चा डायरेक्ट खुद इन्वॉल्व रहता है, और जैसे किसके साथ इन्वॉल्व रहता है, बच्चा किसके साथ घुले मिले, सबसे पहले घर के साथ, स्कूल के साथ, पड़ोस के साथ। ये माइक्रो सिस्टम होता है। विद्यालय इसके अंतर्गत ही आता है। दूसरा क्या आपका मैसो सिस्टम, जहाँ इसमें क्या था, इसमें 2 माइक्रो सिस्टम थे बच्चे के जो आपस में कनेक्टेड थे। तब 2 माइक्रो सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्या कहा जाता है, मैसो सिस्टम कहा जाता है। जैसे पीटीएम मीटिंग। तीसरा क्या था, एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में क्या होता है, एक्सो सिस्टम होता है बच्चे पर इनडायरेक्ट रूप से फर्क पड़ेगा। कैसे, इनडायरेक्ट रूप से फर्क पड़ेगा, खुद इन्वॉल्व नहीं होता बच्चा, बल्कि स्थिति प्रभावित करती है। जैसे पिताजी की नौकरी छूट जाना या फिर उसका पिताजी का ट्रांसफर हो जाना, तो इस पर फर्क पड़ता है, तो एक्सो सिस्टम। चौथा आपका आता है माइक्रो सिस्टम। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो होता है समाज और संस्कृति प्रभावित करता है। जो समाज और संस्कृति कैसे प्रभावित करेगी, बच्चा कहाँ रहता है, भौगोलिक स्थिति, उसकी परंपराएं, उसकी आर्थिक स्थिति, ये सभी प्रभावित करती है। ये क्या कहलाता है, मैक्रो सिस्टम कहलाता है। जैसे किसी एक अमीर के जीवन, गरीब के जीवन का अनुभव अलग अलग होता है, तो ये क्या है, मैक्रो सिस्टम है। फिर लास्ट का क्या आपका क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम का पूरी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, पूरी लाइफ पे बच्चे की, जो पूरी लाइफ है ना, उसमें पूरी लाइफ पे फर्क पड़ता है बच्चे की। क्या कहलाता है आपका, क्रोनो सिस्टम कहलाता है। यानी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी बच्चे की, पूरी लाइफ क्या हो जाएगी, चेंज। वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका कहलाता है क्रोनो सिस्टम। जैसे क्या, मान लो वो कभी जेल चले गया तो पूरी लाइफ पे फर्क पड़ेगा। उसका स्कूल बदल जाना, स्कूल बदल गया, मानो पहले इंग्लिश मीडियम में था, हिंदी में चले गया, या किसी दूसरे देश में चले गए, वहाँ की भाषा समझ में आ रही उसको, तो उसकी पूरी लाइफ पे फर्क पड़ जाएगा। या क्या कहते हैं, जैसे माता पिता में किसी एक की डेथ हो जाना, तो बच्चे पूरा जीवन प्रभावित हो जाएगा, बच्चे का जीवन पता नहीं कैसे गुजरेगा। फिर क्या, दोनों में से दोनों का तलाक हो जाएगा अलग, तब भी बच्चे के जीवन प्रभाव पड़ेगा। जब पूरी लाइफ पे फर्क पड़ता है वो क्या कहलाता है आपका, क्रोनो सिस्टम। ठीक है, तो देखिए सबका सेंटर क्या होता है, चाइल्ड होता है, बीच में चिल्ड्रन होता है। कौन होता है, बीच में चिल्ड्रन होता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका माइक्रो सिस्टम। क्या आता है, माइक्रो सिस्टम। इसमें क्या होता है, इमीडिएट इन्वायरमेंट के साथ जुड़ा रहेगा बच्चा। मैसो सिस्टम में क्या होता है, बच्चे कनेक्शन रहता है। एक्सो सिस्टम, जब बच्चा डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन फर्क पड़ता है। फिर माइक्रो सिस्टम, समाज संस्कृति। लास्ट का क्या आपका, क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में क्या आता है, चेंज आता है पूरी लाइफ के दौरान। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और सभी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। स्टार्ट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तीनों लेवल होते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लेवल में क्वेश्चन बनता है। वो सी टैट में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन लगातार नहीं पूछा जाता, कभी कभी पूछा जाता है। अब एक छोटे से टॉपिक और कर लेते हैं, जिसका नाम क्या है, सीखने के सोपान होते हैं। क्या क्या सीखने के सोपान होता है आपके, एक तो औपचारिक रूप से। औपचारिक क्या होता है, आप स्कूल कॉलेज में जाते हो डेली, आप स्कूल कॉलेज में जाते हो, पढ़ाई करते हो, आपको सर्टिफिकेट मिलता हुआ, तो औपचारिक तरीके से सीखना। फिर क्या, अनौपचारिक। अनौपचारिक क्या है, यानी आप स्कूल कॉलेज में कहीं नहीं जाते, आप ऐसे सीख लेते हो बाहर के अनुभव से। जैसे भाई मान लो माता पिता कुछ काम कर रहे हैं, आपके पिताजी खेती का काम करते हैं, आप खेती सीख जाते हो, तो अनौपचारिक सीखना भी तो सीखना ही होता है। फिर एक होता है गैर औपचारिक सीखना। गैर औपचारिक में क्या आता है, जैसे कि आप स्कूल कॉलेज नहीं जाओगे, लेकिन आप ना जैसे सोशल डिस्टेंसिंग से करते हैं ना बच्चे, मतलब प्राइवेट करते हैं, प्राइवेट फार्म भरते हैं, उसको बोलते हैं ना गैर औपचारिक। तो देखिए औपचारिक में क्या है, रेगुलर स्कूल जाओगे सर्टिफिकेट मिलता है। अनौपचारिक में क्या है, कहीं से कैसे भी सीख लेना, अनौपचारिक कहलाता है। तीसरा गैर औपचारिक। गैर औपचारिक क्या होता है, गैर औपचारिक होता है डिस्टेंसिंग ओपन लर्निंग से सीखना, यानी स्कूल में रोज नहीं जाते लेकिन सर्टिफिकेट यहाँ भी मिलता है, तो होता है गैर औपचारिक सीखना। तो तीन तरीके के सीखने होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक।
अब देखिए आगे क्या है, आगे शिक्षण निगम प्रक्रिया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट में तो बनता ही बनता है। बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन बनता है आगे देखिए। तो देखिए क्या है कि शिक्षण निगम प्रक्रिया क्या होती है। शिक्षण बच्चों को पढ़ाना, शिक्षण यानी टीचिंग करना, अधिगम होता है सिखाना। तो यानी शिक्षण भी किया जाता है और सिखाया भी जाता है। तो ये होता क्या है इसमें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सीखना सिखाने की प्रक्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहलाती है, यानी सीखना और सिखाना दोनों कार्य होते हैं इसमें बच्चे के। इसमें बच्चे को सिखाए भी हम जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो खुद भी तो सीखते हैं, अनेक तरह की एक्टिविटी सीखते हैं, या फिर सीख रहे हैं कैसे बच्चों को पढ़ाया जाना है, किस बच्चे कैसे समझ में आएगा। तो ये सीखना सिखाने की प्रक्रिया होती है। शिक्षण अधिगम का उद्देश्य है ज्ञान कौशल अभिवृद्धि मूल्य व्यवहार का स्थानांतरण करना होता है। समझ गए ना, यानी बच्चों को जो ज्ञान, जो टीचर को ज्ञान है, जो टीचर के अंदर कौशल है, जो मूल्य है, जो व्यवहार है, वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर कर देता है, यानी एक तरह का स्थानांतरण होता है। और किसके बीच में होता है, ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में होता है। पूछा जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है ना, वो किन किन दो के बीच में होती है, सिर्फ टीचर के बीच में या सिर्फ स्टूडेंट के बीच में। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में होती है, दोनों सीखते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है। और ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कितने चरण, मतलब कितने प्रकार की होती है या कितनी ध्रुवीय होती है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू में 2 ध्रुवीय बताई गई थी, किसने बताई थी, एडम्स ने। लेकिन जॉन डुवी ने क्या बताई थी, त्रिध्रुवीय होती है, यानी इसके 3 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से, अध्यापक होता है, शिक्षार्थी होता है, पाठ्यचर्या होती है। समझ गए ना, क्योंकि शिक्षण अधिगम की द्विध्रुवीय या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है। एडम्स ने शुरू में से 2 ध्रुवीय बताए, नहीं 2 ध्रुव होते हैं सिर्फ। कौन कौन से, उन्हें कहा था टीचर होता है और शिक्षार्थी होता है। लेकिन बाद में जो था ना जॉन डुवी, उन्हें इसमें चेंज किया, उसने बताया कि 3 ध्रुवीय होते हैं, इसमें 3 ध्रुव होते हैं। क्या क्या होते हैं इसमें, एक तो अध्यापक होता है, एक शिक्षार्थी होते हैं, एक होता है पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या होती है कैरिकुलम, पाठ्यचर्या। ठीक है। तो क्या करता है, अध्यापक सिखाता है किसको, शिक्षार्थी को, और पाठ्यचर्या उसमें हेल्प करती है या उसका एक्सपीरियंस हेल्प करता है। अब पाठ्यचर्या क्या होती है, समझिए ध्यान से। पाठ्यचर्या होती है जो सारा कंटेंट है, वो सारा क्या कहलाता है, पाठ्यचर्या कहलाता है। और पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है सिलेक्टेड पोर्शन, यानी जैसे 10th क्लास का सिलेबस है तो उसके अंदर ऐसा थोड़ी है फिजिक्स पूरी फिजिक्स आ गई साइंस में, नहीं, कुछ पोर्शन रखा गया उसके अंदर, तो वह पाठ्यक्रम है। लेकिन पूरी फिजिक्स ही क्या है, वो पाठ्यचर्या है। पाठ्यचार्य बड़े बड़े टीचर बनाते हैं इसको, या कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज ये बनाते हैं इनको। ठीक है। तो ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, ये ध्यान रखने पूछा गया कि जिसमें सारे कंटेंट रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, उसको पाठ्यचर्या कहा जाता है, जिसमें सारा कंटेंट आ जाता है। और जब सिलेक्टेड कंटेंट आता है उसको क्या कहा जाता है, पाठ्यक्रम, यानी सिलेबस कहा जाता है उसको। अब क्वेश्चन ये बना था, एक की शिक्षण के स्तर कौन कौन से होते हैं, एक तो स्वतंत्र, एक मध्यस्थ और एक निर्भर। अब स्वतंत्र कौन है इनमें, स्वतंत्र टीचर है, कुछ भी कर सकता है। मध्यस्थ कौन है, मध्यस्थ उनका एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। निर्भर कौन है, निर्भर है स्टूडेंट, बच्चे निर्भर रहते हैं टीचर पर। तो शिक्षण के 3 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं, एक तो स्वतंत्र जो टीचर है, मध्यस्थ उसका लर्निंग एक्सपीरियंस, निर्भर कौन है, स्टूडेंट जो निर्भर रहते हैं। अब देखिए स्तर कौन कौन से, लेवल होते हैं शिक्षण के, लेवल 3 लेवल होते हैं इसके। एक तो होता है समर्थी स्तर, जिसमें बच्चों को रटवाया जाता है, चीज़ों को याद करवाया जाता है, बस और कुछ नहीं करवाया जाता। दूसरा वो स्तर, बच्चा थोड़ी बहुत ही चिंतन करेगा, रिश्ते समझने लगेगा, कविता भाव समझने लगेगा, ये सभी। तीसरा तीसरा है चिंतन स्तर, ये सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें बच्चा गहन चिंतन करता है, एक चीज़ों को एक तरीके से सीखेगा। ये नहीं है कि इसके फायदे देखेगा, नुकसान भी देखेगा। वो कौन सा स्तर है, चिंतन स्तर। इसमें गहन चिंतन करना पड़ेगा, चीज़ों को कई तरीके से देखना, समस्या समाधान करना, इसमें करता है बच्चा। तो समझ गए ना, शिक्षण के चर 3 थे, स्वतंत्र, मध्यस्थ और निर्भर। अब आते हैं शिक्षण स्तर 3 थे, कौन कौन से, समर्थी स्तर, सी बच्चों को चीज़ों को रटने पर बल दिया जाता है। उपबोध स्तर, बच्चों को थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है, रिश्ते समझने लग जाता है, कोई तक बहुत समझता है। फिर है चिंतन स्तर, चिंतन स्तर में क्या होता है, गहन चिंतन करने लग जाता है और अनेक तरीके से समस्या को देखता है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। क्या बताया मैंने, ये तो स्मृति स्तर यानी रटवाने पर बल देता है, और वो स्तर बच्चों थोड़ा बहुत चिंतन करने लग जाता है, रिश्तों की समझ हो जाती है। तीसरा चिंतन स्तर सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है, यानी सब तरीके से समस्या को देखेगा, समस्या का समाधान करेगा, एक तरीके उसके मतलब फायदे भी देखेगा, नुकसान भी देखेगा। अब आते हैं शिक्षण के चरण, यानी फेज कौन कौन से होते हैं, चरण कौन कौन से होते हैं। इसको होते हैं पूर्व संक्रियात्मक चरण, जब तक टीचर क्लास में नहीं आया। अंतर संक्रिया चरण टीचर क्लास में आ जाता है। उत्तर संक्रिया चरण जब फीडबैक मूल्यांकन लेता है बच्चों से। दोबारा देखिए शिक्षक के चरण कौन कौन से होते हैं शिक्षण के, ये तो पूर्व संक्रिया। इसमें क्या होता है, शिक्षक क्लासरूम में नहीं गया, केवल लेसन प्लान बना रहा है बाहर बैठ के। अंतर संक्रिया क्या है, शिक्षक क्लासरूम में जाएगा। उत्तर संक्रिया क्या, बच्चों से फीडबैक लेना, इनका मूल्यांकन करना। तो उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है। और क्या है, इसमें मूल्यों का, ज्ञान का, कौशल का स्थानांतरण किया जाता है। किस किस के बीच में होता है, टीचर स्टूडेंट दोनों के बीच में होता है। एक प्रक्रिया नहीं होती, दोनों के बीच में होती है प्रक्रिया ये। फिर क्या बताया था कि ये द्विध्रुवीय त्रिध्रुवीय होती है। जॉन ड्यू ने से त्रिध्रुवीय बताया था। त्रिध्रुवीय कौन कौन से होते हैं, तो आपका टीचर है जो आपको पढ़ाएगा, एक उसका पाठ्यचर्या जो उसका अनुभव है, और थे शिक्षार्थी जो उस पर डिपेंड रहते हैं।
इसमें एक तो पाठ्यचर्या होते हैं जो सारा कंटेंट रखता है, जिसमें एक पाठ्यक्रम होता है, इसमें सिलेक्टेड पोर्शन होता है, संकुचित क्षेत्र होता है। शिक्षण के स्तर कौन कौन से थे? 3 थे। स्वतंत्र टीचर होता है, मध्यस्थ कौन से उसका एक्सपीरियंस होता है, निर्भर कौन सा स्टूडेंट हम पर निर्भर रहता है कुछ सीखने के लिए। फिर शिक्षण के स्तर कौन कौन से थे आपके? एक स्मृति स्तर रटने पर बल देता है, वो स्तर थोड़े बहुत चिंतन आ जाता है। चिंतन स्तर क्या होता है? गहन चिंतन करता है, चीज़ों के बारे में, समस्या समाधान के बारे में सोचता है। फिर बताया हमने शिक्षण के चरण कौन कौन से थे? पूर्व सक्रिय चरण, उत्तर सक्रिय चरण और उत्तर सक्रिय चरण। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और अच्छे से तैयारी करिए। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं। आपके शेयर करने से चैनल आगे बढ़ेगा, आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।